नहीं पड़ता। आसान काम अगर ये होता तो करना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता। बुरे काम के प्रचार को जब आप देखेंगे गांव में, तो हर चौराहे पे अगर कोई नेगेटिव वेव्स चल पड़ी, किसी की बिटिया को, किसी के बेटे को इल्जाम लगाना है, अगर कोई बात कहनी है, तो हम ऐसे गांव में कहते हैं इस भाषा में कि मंटुआ जो है वो फलां के बेटी को लेकर भाग गया। और फिर उसके चर्चा और उसके प्रचार की आवश्यकता पेपर में नहीं है, बताने की आवश्यकता फिर नहीं। फिर हर घर में ऐसी नेगेटिव वेव चलेगी कि वो मैसेज जिले के आखिरी घर के उस कोने तक पहुंच जाएगा, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्रचार और प्रसार से किसी भी एक व्यक्ति का फायदा नहीं होना, बल्कि समाज का, उस परिवार का नुकसान होना है। जिस काम में नुकसान होना है उसके प्रचार के लिए कोई मेहनत की कोई जरूरत नहीं। और अगर ये काम आसान होता, जो काम आपको हम लोग इतने दूर से बताने आए हैं, तो इसे बताना नहीं पड़ता, ये अपने आप हो जाता। लोग कहते हैं ये तो अच्छा काम है। अच्छा काम तो स्वच्छता अभियान भी है, गांधी जी ने शुरू किया। देश के किसी भी नेता ने इसके खिलाफ कोई एक कमेंट नहीं किया कि देश स्वच्छ होना चाहिए, पानी गंगा स्वच्छ होना चाहिए और एक स्वच्छता अभियान चलना चाहिए। हजारों लाखों करोड़ रुपया उस पर सरकार खर्च कर रही है प्रचार पर देश की स्वच्छता गांधी जी के सपने से लेकर आज के प्रधानमंत्री के सपने तक मौजूद है कि हम देश को कैसे स्वच्छ करें। काम तो बहुत अच्छा है कि देश स्वच्छ होना चाहिए, तो फिर ये करना क्यों पड़ रहा है, इस पे इतना बजट क्यों लग रहा है? क्योंकि काम कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव काम को ही करना पड़ता है और डिस्ट्रक्टिव काम हो जाता है, उसको करने की आवश्यकता नहीं होती। ये जो काम है इसमें कई कॉम्प्लिकेशंस हैं। समाज में शिक्षा मात्र एक उपाय है, समाज के लिए शिक्षा मात्र उपाय है। जब अखिलेश जी से मैं पहली बार मिला पटना शहर के अंदर और इनके बारे में जो कुछ भी मैं समझ पाया, मैंने इनसे कहा कि आप नालियों पे काम मत कीजिए, आप गलियों पे काम मत कीजिए, सड़कों पे काम मत कीजिए, आप कंबल बांटने पे काम मत कीजिए। आप शिक्षा को अपने शहर, अपने जिले के हर घर तक पहुंचाने के लिए एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। अगर आप हमारे साथ मिलकर के, तो नालियां खुद गलियों की बन जाएंगी, सड़कें खुद शहरों के बन जाएंगे और कंबल बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, गुर्बत घरों से निकल जाएगी। आप इस पर हमारे साथ आइए। और इनको मैंने काफी मोटिवेट पाया एक साथ कर, और कहीं कहीं इनको निराश भी पाया, जो शिकायत मैं आपसे भी करना चाहूंगा। अपने घर का कोई बेटा जब ये आह्वान कर रहा होता है कि हम आपके बच्चे को गोद लेके पढ़ाना चाहते हैं, तो उससे एक शक की निगाह, क्वेश्चन की निगाह से उसको देखा गया, या उसको देखा जा रहा, अच्छा इसमें कोई फायदा तो नहीं, दिल्ली में बैठे मामा, दिल्ली में बैठे चाचा, मुंबई वाले फूफा, जब ये बात सुनते हैं कि मेरी बिटिया को, मेरे बेटे को कोई ले जाके पढ़ाना चाहता है, तो बिना तहकीक के, बिना वेरिफिकेशन, वो पहले ही ये कह देते हैं, अच्छा समझ गए, कोई बात होगी, 4 साल में देखिएगा ना डिग्री मिलेगी ना कुछ मिलेगा और आपसे सब कुछ वसूल लिया जाए, पहले ये कहते हैं। और अगर कोई उससे भी ज्यादा चालाक दिल्ली वाले चाचा हैं, वो कहते हैं इतना बेवकूफ मत समझिए, हमने दुनिया देखी है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। वो तो पुण्यतिथि में अंबर जी आए थे, कुछ ना कुछ अनाउंस करना था, उतर के चले गए। ये बात मैं पिछले साल की कह रहा हूं। अब मैं उस 100 अभिभावकों से आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता हूं शहर के, कि मैंने जो वादा उस दिन किया था कि आप अपना बच्चा मुझे दीजिए, खाने पीने की जिम्मेदारी हम नहीं उठा पाएंगे, रहना और खाना
आप बच्चे का उठाइए और जो स्कॉलरशिप सरकार द्वारा आती है ओबीसी की, माइनॉरिटी की, एससी एसटी की, उसकी लड़ाई अपने कल्याण विभाग में लड़िए। तो मुझे यकीन है कि आप 10 से 20,000, 25,000, 30,000 के खर्चे को करके साल में अपनी पढ़ाई को कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि खाने रहने का जो खर्च होता है वो 4 से 5,000, कहीं कहीं 6,000 रुपया तक आता है। 133 रुपया 33 पैसा पर डे बच्चा खाना खाता है, 3 टाइम। आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। बहुत अच्छा हॉस्टल रहा तो 144 रुपीज 44 पैसा, एक दिन में 4 टाइम 3 टाइम के खाने का, 1 टाइम चाय। लोग बोलते हैं कि ये मैं नहीं कर सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं, कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाना चाहता है, कुर्बानी देना चाहता है, तो वो अपना हिसाब लगाए तो वो इतने पैसे उस बच्चे को घर में भी दे रहा है, जो घर में रख कर भी दे रहा है, चाहे वो पढ़ता हो या ना पढ़ता हो। 100 रुपए के आसपास का खर्च एक बच्चे पर 10वीं के बाद, 12वीं के बाद हायर एजुकेशन में है। अगर वो उसको समेट कर, उसको जोड़कर सिर्फ खाने का भार उठा ले, रहने का भार उठा ले, तो हम दावे के साथ कहते हैं कि इस शहर में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां शिक्षा टेक्निकल आसानी से नहीं पहुंचाई जाए। बहुत लोग पूछते हैं मुझसे कि आप किनको पढ़ाना चाहते हैं। मुझे बात समझ में आई, पूरा भाषण नेताजी दे के चले गए, लेकिन बात समझ में नहीं आई कि आप किनको पढ़ाना चाहते हैं। आप स्कूल में क्यों नहीं बच्चों की मदद करते? लोग पूछते हैं सर, स्कूल में क्यों नहीं काम करते आप? हम स्कूल में इसलिए काम नहीं करते कि अगर स्कूल का दावा करते, स्कूल का वादा करने आते आपसे कि पहला क्लास से 10वीं क्लास तक हम आपके बच्चे को गोद लेके पढ़ाएंगे, तो आप बोलते तो नीतीश कुमार जी तो ये कर ही रहे हैं, साइकिल बांटकर, कपड़ा देकर, दलिया खिलाकर स्कूल तक पहुंचाने का काम तो सरकार कर ही रही है। फिर आप क्या करने आए हैं? शिक्षा तो पहले से ही आर्टिकल 21A में मुफ्त है, पहला क्लास से 12वीं क्लास तक, तो आप क्या करने आए? तो शिक्षा 10वीं से 12वीं तक रियल में मुफ्त है। अब आप अपने शौक और अरमान से उसको DPS, DAV, फला XYZ में आप पढ़ा रहे हैं, ये आपका अरमान और शौक हो सकता है। लेकिन अगर मैं ये कहने आता आपसे कि मैं आपको स्कूली शिक्षा मुफ्त करने आया हूं, तो उस पर आप शक कर सकते थे, आप उस पर क्वेश्चन कर सकते थे, आपका डाउट हो सकता हो। हम कहने आए हैं कि 10वीं के बाद, 12वीं के बाद और ग्रेजुएशन के बाद जब कोई बच्चा आगे की पढ़ाई के सपने देखता, 10वीं के बाद वो पॉलिटेक्निक के सपने देखता, 12वीं के बाद वो टेक्निकल एजुकेशन के सपने देख रहा है, पैरामेडिकल के सपने देख रहा है, मैनेजमेंट के सपने देख रहा है। जब वो आगे बढ़ना चाह रहा है तो उसके सामने सबसे पहला सवाल ये आ रहा है कि इतने बड़े कोर्स को पढ़ने के लिए ये लाखों रुपया बैंक से लोन कहां से मिलेगा? कौन सा खेत बेचा जाए? इतनी महंगी शिक्षा कैसे प्राप्त की जाए? हाँ, BA किया जा सकता है, BCom किया जा सकता है और IA किया जा सकता है। क्यों? मैंने अभी एक बच्चे का एडमिशन लिया इसी शहर से, आप ही के शहर से, नाम नहीं बताऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हम करना क्या चाहते हैं। IA BA नहीं है ये। आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, +2 पास कर गया, उसके नामांकन हो गए, उसके बाद वो बच्चा कॉलेज पहुंच गया, उसके बाद हमारे टीचर ने कहा, हमारे प्रोफेसर ने हमको बताया कि इस बच्चे ने कोर्स करना है BSc नर्सिंग, इसको ये नहीं लिखना था कि BSc नर्सिंग कैसे लिखा जाए। सवाल यह है कि कैसी स्कूली व्यवस्था है? लोग कह रहे हैं, अच्छा मुझसे पूछा आपके अखिलेश जी की टीम ने कि अंबर जी कैसे एडमिशन दे दिया? आप लोग भी तो दोषी हैं, आपने उसको एडमिशन कैसे दे दिया?
भाई सरकार +2 का डिग्री दे सकती है, हम उसको एडमिशन नहीं दे सकते। उसको +2 की डिग्री दे दी सरकार ने, हमने देखा +2 पास है, हमने उसे उसकी एलिजिबिलिटी पर, उसके अधिकार पर, उसके हक पर हमने उसको पढ़ाने के लिए आगे भेज दिया। उसको बीएससी नर्सिंग नहीं लिखना आता, इसमें दोष है। संबर का कहां है, रोजमाइन का कहां है? कहना क्या चाहते हैं? उस टेक्निकल एजुकेशन को आप हमारे यहां से लेने के लिए हिम्मत जुटाइए, जो टेक्निकल एजुकेशन से आपके यहां फाइनेंशियल क्राइसिस खत्म की जा सकती है, जैसे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, रेडियोलॉजी, रेडियोग्राफी, रिस्पायरेटरी, ये वो कोर्सेज हैं जो आज देश की जरूरत है। आपके घरों में, आपके शहरों के अंदर में कई महिलाएं ऐसी हैं जो कई बीमारियों पर अपने शर्मगाह को मर्दों के सामने ले जाने पर मजबूर है, क्योंकि लड़कियां रेडियोलॉजिस्ट नहीं हैं। नहीं होने के कारण उनको मर्दों के सामने जाना पड़ रहा। तो हमारी बेटियों को आवश्यकता है कि मेडिकल की, पैरामेडिकल के कोर्स में इंटरेस्ट के साथ वो आए। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग में क्या रखा है। मैंने यहां से सुना इंजीनियरिंग में क्या रखा है। बिल्कुल आपको मैं समझाना चाहता हूं कि आज देश में इंजीनियरिंग का जो डिमांड है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और मैं बॉयज से अपील करूंगा, लड़के और उनके माँ बाप को इस तरफ थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश करूंगा कि टेक्निकल एजुकेशन मात्र एक उपाय है प्रोफेशनल डिग्री पाकर नौकरी पाने के लिए। आप आईए और बीए करके डिग्री प्राप्त नहीं कर सकते। आप अपना वक्त जाया कर रहे हैं, आप अपना गांव में वक्त बर्बाद कर रहे हैं। और कोई भी कामयाबी किसी चिड़िया का नाम नहीं है जो फुदक कर आपके घर पे उड़कर आ जाएगी और कहेगी कि मैं आपके घर आ गई हूं, अब आप कामयाब। कामयाबी किसका नाम है कि बच्चा जब यहां से पढ़ने चला गया है, कॉलेज के अंदर पढ़ रहा है, तो रो रहा है और मुझे फोन कर रहा है, सर मजा नहीं आ रहा है, सर मन नहीं लग रहा है। तो मैंने उनसे पूछा, बच्चों के माँ बाप के फोन आए कि बच्चा को मजा नहीं आ रहा है, बच्चा को मन नहीं लग रहा है। भाई हमने उसे कॉलेज बुलाया है, हमने उसे टेक्निकल शिक्षा देने के लिए एक कुर्बानी दे करके, पलायन करके अपने घर को, अपने माँ को, अपने बाप को, अपने भाई को, अपने समाज को छोड़ करके वो एक प्रांगण में आया है पलायन करके। उसका पेन समझना होगा। मजा नहीं आएगा। यहां कोई हनी सिंह नाच नहीं रहा है, नाचकर नहीं है वो कि मजा आएगा। कई ऐसे बच्चे तकिया में मुंह घुसा घुसा के रो रहे हैं। कई बेटियां लपट लपट के एक दूसरे में रो रही हैं, कहां जाएं, कैसे रहें। ये कुर्बानी है, जज्बातों की कुर्बानी है। समाज से पलायन करके आप कुर्बान करते हैं बहुत वक्त को, जज्बात को, तब जाके आपके घर में एक डिग्री आती है जो आपको रोजी रोटी से जोड़ती है। अगर आप यहां रह करके कुछ करना चाहते हैं तो मैं इस जिले के बारे में जितना पढ़ चुका हूं, जितना जानता हूं, ऐसा टेक्निकल एजुकेशन यहां पे नहीं मिल पाएगा जहां आप उसको करके रोजगार से जुड़ जाएं। ये मुश्किल है। हम इस योजना की तरफ फिर से आते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट एक मिशन चला रहा है जिसमें हायर एजुकेशन, जो टेक्निकल एजुकेशन है, जो पैरामेडिकल एजुकेशन है, जो मैनेजमेंट एजुकेशन है, आप अपने माध्यम से उस बेटा बेटी तक इस पैगाम को पहुंचाइए कि एक भारत के अंदर में स्कैम चल रहा है। मैं यहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी जिम्मेदार लोग हैं, उनको इस पर रोशनी डालने के लिए कहूंगा समाज में। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं, थोड़ी गंभीरता से सुन लीजिए कि आज हायर एजुकेशन में जब बच्चा जाना चाहता है तो बच्चे को यह कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग करना चाहता है तो कहा जा रहा है इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, पहले इंजीनियरिंग में नामांकन तब होगा। अगर वो मैनेजमेंट में जाना चाहता है तो उसको कहा जा रहा है कि इसकी तैयारी करनी पड़ेगी, तब आपका एमबीए में एडमिशन होगा, पहले इसकी प्रिपरेशन करनी होगी।
और तैयारी के नाम पर बच्चे को साल 2 साल मेडिकल की तैयारी के नाम पे, साल 2 साल इंजीनियरिंग की तैयारी के नाम पर उसको उसी जगह रोक कर रखा जा रहा है जब तक कि वो पढ़ाई से हार ना मान जाए। मैं आपको जागरूक करना चाहता हूं इस बात पर कि कोई भी बेटा बेटी, समाज के किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म को मानने वाला, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी जाति, किसी धर्म का, मैं उन सबसे कह रहा हूं कि आप सिर्फ इतना छोटा सा काम करिए। अगर उसने 10वीं पास कर लिया है, अगर उसने 12वीं पास कर लिया है, उसको जाके कहिए, उसको जाकर बताइए कि आज आप इस प्रोग्राम में आए थे पुण्यतिथि में, और एक ऐसे पुण्यतिथि के दिन में एक ऐसी योजना को एक्सप्लेन किया जा रहा था जिस सपने से हमारे बाबूजी जुड़े रहे, और उसमें ऐलान किया गया कि अगर कोई बेटा बेटी 10वीं के बाद, 12वीं के बाद सिर्फ 50% से पास आउट है, सिर्फ 50% लाकर पास है, 10वीं में 50%, 12वीं में 50%, अगर वो सिर्फ 50% से पास है, हिंदुस्तान की कोई ताकत उसको हायर एजुकेशन में एडमिशन से नहीं रोक सकती, कानूनन। हम वचन देते हैं आपको कि कोई भी बच्चा बच्ची, किसी समाज का, किसी वर्ग का, किसी जाति, किसी धर्म का, आप उसको सिर्फ ये वादे के साथ लाइए कि वो पढ़ना चाहता है और उसके पास खाने और रहने की रकम है, वो खाना खा सकता है और रहने का खर्च उठा सकता है, तो हम उसको एडमिशन उसके उस 50% को देख कर देंगे। उससे कोई इंटरव्यू नहीं करेंगे, कोई एग्जाम नहीं करेंगे, कोई टेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये काम मेरा नहीं है, सरकार ने उसको एक कागज दिया है, गेट पास दिया है। अब बात आती है कि उसको अंग्रेजी लिखना नहीं आता तो कैसे पढ़ाएंगे। कुछ लोग जाति का कार्ड खेल करके शिक्षा में बंटवारा कर रहे हैं, कुछ लोग X30 चला रहे हैं, कुछ एक Y30 चला रहे हैं, कोई एक सुपर 30 चला रहे हैं। मैं ऐलान करता हूं, मैं 10 ठो बुनियाद देता हूं, 10 ठो राजपूत देता हूं, 10 ठो सैयद देता हूं, 10 ठो पठान देता हूं, 10 ठो खान देता हूं, और 90% पास आउट देता हूं। उनमें से 30 छोड़िए साहब, 10 ठो को IITian बना के दिखाइए। शिक्षा के उस प्रोग्राम में भी जाति को घुसेड़कर ग्राइंड किया गया, उसको एक ऐसा व्यापार में तब्दील कर दिया गया कि आज कोई बच्चा जिससे हम मिलते हैं, बोलते हैं बाबू आप कहां पढ़ते हैं, बोलता है लालू मंडल हाई स्कूल में। गया मैं, मेरे एरिया का काफी अच्छा बना हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर आप यकीन नहीं कर सकते। मैंने उस बच्चे से पूछा कि लालू मंडल हाई स्कूल कहां पर है, गए हो? उसने कहा नहीं देखा ही नहीं, गए नहीं, वो तो चिंटू सर ने करा दिया, हम तो कभी स्कूल गए नहीं। मतलब क्या है इसका? बच्चा स्कूल से कटता जा रहा है तैयारी के नाम पर। मैं तैयारी से खिलाफ में नहीं हूं, केवल तैयारी के खिलाफ नहीं हूं, मैं तैयारी में ड्रॉप के खिलाफ हूं। प्लीज अपना साल बर्बाद ना करें, अपना वक्त जाया ना करें, और बिल्कुल ईमानदारी से अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ इस योजना में जो चीजें एक्सप्लेन की गई हैं इसको गौर से घर ले जाके पढ़िए। कुछ बच्चे एडमिशन के बाद आते हैं, बोलते हैं सर हमको तो ये बताया नहीं गया कि हॉस्टल का फीस भी देना पड़ेगा, हॉस्टल की फीस भी भरपाई करनी होगी। मैं किसी भी जगह कह रहा हूं, किसी को भी रोज माइंड एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट के इस प्रोग्राम में अखिलेश जी के साथ जुड़ने के बाद जो मेरा अनुभव है, मैं इसको गारंटी के साथ कहता हूं कि इनको जिस तरीके से 1 साल में इन्होंने चलाया इसको, और 100 से ज्यादा परिवार को इससे जोड़ा, और एक भी बच्चे का एक कंप्लेन ऐसा नहीं आया, तो मैं आज दूसरी बार इनके पास आया हूं कि इन्होंने किसी से 1000 रुपए के फॉर्म के अलावा किसी तरह का कोई रकम ले लिया हो, और उस 1000 रुपए का जो फॉर्म आया
आप बिलीव नहीं करेंगे, शायद 1000 के फॉर्म से अगर 100 फॉर्म आया तो आप जान लें इन्होंने अपने उस पैसे से तकरीबन 8 से 9 बच्चों की हॉस्टल की फीस जमा करवाई। और हमने इनसे कहा, जानकर आपको ताज्जुब होगा कि कुछ लोग आरएसएस का झंडा उठाए हैं, कुछ लोग कांग्रेस का, कुछ लोग हिंदू का, कुछ लोग मुसलमान का, कुछ लोग ईसाई का, कुछ लोग किसान का। और जितने झंडे उठे हैं, जितने पजामे कुर्ते के साथ लोगों ने झंडा उठाया है, चाय की दुकान पे सुबह में चर्चा चल रही है, देश का प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है, देश का पहला प्रधानमंत्री अच्छा नहीं था, देश का ये प्रधानमंत्री अच्छा नहीं, आने वाला ऐसा होना चाहिए। उसकी बीवी ने शाम में पूछ दिया, बाबू का दूध का पाउडर लाए हैं? वो फिर ले रहा है। सुबह में फिर क्रिच तैयार करके चाय की दुकान पे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं क्या, उस पर चर्चा कर रहा है। एक झोला छाप आदमी इस चर्चा को कर रहा है कि देश कैसे बनेगा, देश कैसे सुधरेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा, जिसने अपने बच्चे के दूध का पाउडर नहीं जुगाड़ किया। कोई भी झंडा जिसने उठाया हुआ है, जिसके लिए वो सड़क पे लड़ाई कर रहा है, हिंदू मुसलमान से, मुसलमान हिंदू से, सिख ईसाई से, ईसाई सिख से, किसान से, जितने झंडे उठे हैं, इसमें 99.99% उठाने वाले, जो झंडा उठाने वाले लोग हैं, उनको कोई तनख्वाह नहीं मिलती साहब। वो इमोशनली उस झंडे को उठाए, और उनमें से ज्यादातर 99% लोग जिन्होंने झंडा उठाया है वो देश के कंस्ट्रक्शन में नहीं जुड़े हुए हैं, देश के डिस्ट्रक्शन में जुड़े हुए हैं। वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं इस कंट्री और कंट्री के यूथ को, बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। देश का कंस्ट्रक्शन करने वाला व्यक्ति जिसने 7 बच्चे का अपने हॉस्टल फीस जमा कर रहा है और आपको आह्वान कर रहा है कि आइए भाई पढ़ने में, कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसको लोग किस निगाह से देखने, चाय की दुकान पर इनको अरब से पैसा आता होगा, दुबई से पैसा आता होगा, दम्माम से कुछ घूस मिलता होगा, ऐसा सुनने को मिला। हमको भी फोन आया कि आप रियाद से जो पैसा वैसा भेज रहे हैं, सऊदी से पैसा भेज रहे हैं, अरे हमको भेजिए, हम उनसे अच्छा काम करके देखें। बताइए साहब, जबकि ऐसी कोई बात नहीं, जो कर रहा है उस पर भी शक की निगाह। मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, मेरे भाई, कोई झंडा जिसने उठा रखा है उससे देश का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। कंस्ट्रक्शन इस प्रोग्राम में है कि एक आदमी दूसरे आदमी को आगे बढ़ाने के लिए, एक इंसान दूसरे इंसान को मदद के लिए, एक बच्चा दूसरे बच्चे को हेल्प करने के लिए आगे बढ़ने वाला दिल पैदा करे, मोहब्बत पैदा करे, समाज में जज्बात ऐसा पैदा हो, मदद का एक। आप याद कीजिए ना उस मुल्क को, जब मैं स्कूल में 99 में मैंने मैट्रिक किया, मैं जाता था, मैथ के टीचर नाखून चेक करते थे और उस पर मारते थे और उनसे डर लगता। तब हम ये नहीं सोच रहे थे उस वक्त कि हमारा टीचर हिंदू है कि मुसलमान। उसके चरणों में जाकर टीचर डे के दिन पेन और झाड़ू रखते थे और पिताजी उसके लिए 10 रुपया देते थे, तो ये नहीं पूछते थे कि तेरा टीचर हिंदू है कि मुसलमान। लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हो गए साहब कुछ दिनों में कि अगर ये काम मोहम्मद अवैस अंबर लेकर आया है तो इसका पैसा पाकिस्तान या सऊदी से आ रहा है। क्या मुल्क, किस तरफ जा रहे हैं हम किस तरह मोहब्बत में थे कि होली आती थी तो हम कुर्ता पहन करके अपने मनोज भाई के घर जाकर के पकौड़ियां खा लेते थे, और अगर ईद होता था तो आप हमारे घर फिरनी खाने आते थे साहब। तब हमारे बीच कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई की बात नहीं थी। तब था कि मेरा भाई है, मेरे गांव का है, और वो कहीं शहर के बाहर अगर मिल जाता था तो गले लगाकर रो भी लेते थे दिल्ली में, अरे भाई मनोज भाई कहाँ है यार, यहाँ कैसे सिख है। वो जज्बात कहाँ मरता जा रहा है, वो प्यार कहाँ मरता जा रहा है, कहाँ दफनाता जा रहा है। तो ये सब इसलिए हो रहा है कि शिक्षा अधूरी, शिक्षा देने पर इतनी रकम ली जा रही है,
शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है, जब दुनिया में पूरी दुनिया शिक्षा को सस्ती कर रही है, ये मुल्क शिक्षा को महंगा कर रहा है, और इतना महंगा कर रहा है कि चंद गिने लोग पढ़े लिखे रह जाएं, बाकी मजदूर ही पैदा है। और जब शिक्षा महंगी हो रही है तो बाप पढ़ाकर बेटे को कह रहा है इतना उतना खर्चा किए हैं, तो बेटी से तो कुछ लेना पड़ेगा ना, तिलक तो देना पड़ेगा ना आपको। इस योजना में हम लोगों ने जोड़कर कहा बेटी है तो कह रहे हैं उसको सीखो कि हम आपके पढ़ने का फीस देंगे, और आपको वचन लेना है कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद एक बेटी किसी उस बेटे से शादी नहीं करेगी, एक लड़की उस लड़के से शादी नहीं करेगी जो उसके माता पिता से दहेज मांगेगा। और एक बेटे को वचन पे साइन करवा रहे हैं कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद, मैं मनोज कुमार वचन लेता हूं, मैं सनोज कुमार, मैं मोहम्मद अली वचन लेता हूं कि पढ़ने के बाद, कामयाब होने के बाद मैं अपनी शादी में दहेज नहीं लूंगा, ना अपने परिवार को लेने दूंगा। तो क्यों ये वचन वो बच्चे लेने में कंफर्टेबल फील कर रहे हैं? क्योंकि उनकी पढ़ाई का खर्च कोई एनजीओ उठा रहा है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर हम ये वचन दिलवा रहे हैं कि आप इस वचन को साइन कीजिए, इस वचन को बोलिए, और आप इस वचन का अमल कीजिए समाज में, ताकि ये जो आत्महत्या का दौर है बेटियों का, पंखे में लटक जा रही हैं बेटियां, ये जो दौर चल रहा है कि एक बाप बेटी पैदा करके ये फील कर रहा है कि आज मेरे घर एक बेटी हुई है, वो उदास चेहरे को लेकर बाहर जा रहा है। ये डर क्यों है साहब? एक बेटी पैदा होने से जो समाज का डर है, उसके पीछे के राज को समझिए। तो हमने इसमें क्या कहा कि शिक्षा मात्र इसका एक उपाय बन सकता कि हम उसको खत्म करने में, यह मिशन भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए चलाया जा रहा है। भारत के ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने से देश की तरक्की तय होगी। आपको यह समझना होगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री मन से ये कह रहे हैं, गौर से सुन लीजिए सिर्फ 5 मिनट और, अगर कोई देश का प्रधानमंत्री मन से ये कह रहा है, चाहे वो पिछला हो, चाहे अगला हो, चाहे जो है वो है, कि मैं इस मुल्क को अमेरिका के टक्कर का बना दूंगा, इस मुल्क को कनाडा के टक्कर का बना दूंगा, इस मुल्क को हम जापान के टक्कर का बना देंगे। मैं अवैध संबर 14 साल से ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो पे काम कर रहा हूं। मैं उस प्रधानमंत्री को इस मंच से कहता हूं, प्रधानमंत्री जी, इस मुल्क को आप नेपाल के टक्कर का नहीं बना पाएंगे यदि आपने भारत की शिक्षा को कंप्लीट मुफ्त नहीं किया। अगर अपने इस भारत की शिक्षा को, इस ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को अमेरिका के टक्कर में नहीं लाया। अमेरिका में 100 में से 90 बच्चा शिक्षित है, कनाडा के अंदर में 100 में से 95 बच्चा शिक्षित है। आज जापान के अंदर में 100 में से 90 बच्चा शिक्षित है। भारत के अंदर में हायर एजुकेशन में एनरोलमेंट 20 से 30 में ही दम तोड़ देता है। और एक जाहिल व्यक्ति, एक जाहिल कौम, एक जाहिल देश अमेरिका को टक्कर देने का ऐलान कर रहा है। यह मात्र सपने जैसा। हम कोई भी सपना देख सकते हैं, यह हक है मुझे, लेकिन सपना तभी पूरा करेंगे जब सपने पर चलने के लिए कोई ब्लूप्रिंट होगा, कोई ड्राइंग होगा, कोई डिजाइन होगा जो हमें नहीं दिख रहा। तो इस मिशन का मकसद क्या है? इस मिशन का मकसद है कि हम ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाएं, शिक्षा को पूरी तरह बच्चों के बीच ले जाकर उसके हिसाब से, उसके काबिलियत के हिसाब से नहीं, बल्कि उसके फाइनेंशियल क्राइसिस के हिसाब से उसको परोसें, उसके सामने ले जाएं, उसको कन्विंस करें और उसके हालात के हिसाब से उसको कोर्स दिया जाए। हम आपको लास्ट लाइन कहते, फिर उसके बाद अखिलेश जी बात को आगे रखेंगे। आपके बीच मैं चाहूंगा कि आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इस योजना से जुड़ने की मैं आपको अपील कर रहा हूं। भैया आपको भी
सब लोग जो सामने बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो कोने बैठे, इस योजना से जुड़ना कैसे है कि ये जो झंडा हमने उठाया है, जो झंडा हमने उठाया है, इस झंडे में कोई जाति, कोई धर्म, कोई नफरत का पैगाम नहीं है। इस झंडे में पीछे बैठे लोग, आगे बैठे लोग सिर्फ ऐसे जुड़ सकते हैं कि वो अखिलेश जी को एक बच्चा लाकर दे और कहें कि इस साल मैं अपना बेटा बेटी आपको दे रहा हूं, आप इनको आगे बढ़ाइए, इनको पढ़ाइए, और मैं आपको इस प्रांगण से वचन दे रहा हूं कि उस बच्चे को जो सेवा दे पाऊंगा, जितना मुझसे पॉसिबल होगा, जितना मुझसे बेहतर हो पाएगा, मैं इस दूसरी पुण्यतिथि पे जब मैं आया हूं, दूसरी बार मैं वचन देके जा रहा हूं कि मैं आप इतनी बड़ी भीड़ आबादी से मंटुआ चिंटुआ की बीवी को या बेटी को लेके भाग गया जैसी चर्चा जितने इंटरेस्ट के साथ चाय दुकान पे की जाती है, थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव माहौल बनाने के लिए आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, इस कंस्ट्रक्टिव पैगाम को कि एक मामा आए थे, एक चाचा आए थे, एक भैया आए थे, एक दोस्त आए थे, एक समाज के कंस्ट्रक्शन वाले प्रोग्राम के चलाने वाले आए थे, उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ हो रहा है आपके इस एक पर्टिकुलर प्रोग्राम से, आपके एक पर्टिकुलर इस गवाही से, इस बात से कोई एक बेटा जो उस अंधकार से निकलकर अगर शिक्षा की रोशनी में आ जाता है तो आप इस सवाब के हकदार होंगे। मेरी आपसे विनती है कि आप जितने भी लोग यहां बैठे हैं, सिर्फ एक लोग को भी अगर बताते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, तो इस जिले में ये प्रोग्राम पूरी तरह हर घर तक पहुंच जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।